अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में अरतुल साहब अली जग से पूछते हैं, बताओ अलबास्ती कौन है। अली जग हंसते हुए कहता है, मैं जन्नत से देखूंगा कि अलबास्ती तुम्हारे साथ क्या करता है और मैं हर लम्हे लुत्फ अंदोज हो जाऊंगा। इतने में हमला हो जाता है। बिबौलत अपने आदमियों के साथ उन पर तीर बरसाने लगता है। उसके आदमियों पर हमला हो जाता है। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है। फिर भी बिबौलत अपने आदमियों को कहते हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ सिपाही इनके पीछे भागते हैं। अरतुल साहब भी अपने सिपाहियों को कहते हैं कि इनका पीछा करो। ये सुनकर अरतुल साहब के सिपाही भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। इतने में उन्हें बचाने वाला आदमी उनके पास आकर रुक जाता है। तुर्गुत कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। अरतुल साहब कहते हैं, रुको तुर्गुत, पहले देखते हैं कि ये कौन है। फिर अरतुल साहब उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी अपना निकाब हटाता है। दरअसल वो उरानूस होता है। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिबौलत और उसके आदमी गौरव के करीब पहुंच गए थे। बहादुर कहता है, सरदार अली जग तो वही है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो। बिबौलत कहता है, वो मार चुका है, मैंने इसके दिल पर तीर मारा था। इतने में एक आदमी आकर बताता है, सरदार वो आ रहे हैं। ये सुनकर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब उरानूस से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दरग्योस। उरानूस कहता है, मेरा साथी मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे सवाल कर रहा है। अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ हमारी वजह से। अरतुल साहब कहते हैं, इंसान की किस्मत उसे मौत से बचाती है दरग्योस। फिर उरानूस के जहन में वो ख्याल आता है जिसमें वो अपने सिपाही को कहता है कि इनका पीछा करो। वो सिपाही पीछा करके वापस आता है तो बताता है कि कमांडर दरग्योस को अली जग अपने साथ लेकर जा रहा है। फिर उरानूस कहता है, अगर ऐसा हुआ तो बिबौलत तो हमारे कमांडर दरग्योस को भी मार देगा। चलो जल्दी अपने बेहतरीन सिपाही तैयार करो। ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद उरानूस कहता है, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए ये फैसला किया है। मेरे आदमियों ने घंटी वाले का पीछा किया था। तुम्हारी जान उतनी ही कीमती है जितनी कि हमारी। अरतुल साहब कहते हैं, अगर अली जग ने तुम्हें देख लिया होता तो हमारा सारा मंसूबा तबाह हो जाता। अगली बार इस तरह का फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। उरानूस कहता है, वो आदमी कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया। अरतुल साहब कहते हैं, वो कोई डाकू नहीं थे, जल्द या देर से हमारा सामना उनके साथ होगा। फिर अरतुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि घंटी वाले को सौगत पहुंचा दो। फिर दो सिपाही घंटी वाले को लेकर चल पड़ते हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, जैसा कि तुमने देख लिया है कि कमांडर अली जग मार चुका है, हमारी मुसीबत खत्म हो चुकी है। अब तुम किले वापस जा सकते हो। ये सुनकर उरानूस और उसके सिपाही किले के लिए रवाना हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, उस काफिर पर मुझे एक रत्ते पर भी यकीन नहीं है सरदार। अरतुल साहब कहते हैं, उसने यहाँ आकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। फिर अरतुल साहब अली जग की नब्ज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जिंदा है। अरतुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, ये जिंदा है, चलो इसे अपनी खुफिया जगह पर लेकर चलते हैं। अरतुल साहब तुर्गुत को कहता है, मरने से पहले ये हमें अलबास्ती के बारे में बताएगा। ये कहकर वो भी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कायद का बेल में हिफ्जा खातून अपने बच्चों को बताती है कि मैंने आपके बाबा को बताया है कि हम नुकाया के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात पर राजी नहीं है। आइब्रस कहता है, तो फिर ठीक है, हम कोनिया चलते हैं, वो शहर भी है और मैं वहाँ तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। हिफ्जा खातून कहती है, पता नहीं तुम्हारा बाबा क्या कहेगा। इतने में बामसी वहाँ पहुँच जाता है। बामसी आइब्रस को कहता है, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। फिर आइब्रस अपना तीर कमान उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरह सौगत में दरग्योस के जख्म पर पट्टी बांध दी जाती है। दरग्योस कहता है, अब मेरा जख्म इतना गहरा नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर दरग्योस सहारा लेकर उठ जाता है और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अरतुल साहब और उसके सिपाहियों ने भी पट्टियां बांध ली थी। अरतुल साहब कहते हैं, इससे मालूमात हासिल करने के लिए इसको जिंदा रखना चाहिए। इतने में अली जग होश में आने लगता है। वो अरतुल साहब का चेहरा देखकर कहता है, अरतुल, क्या हम दोनों मर गए हैं और जन्नत में आ गए हैं। अरतुल साहब कहते हैं, अभी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। फिर अरतुल साहब अब्दुर्रहमान को इशारा करता है। अरतुल साहब तीर का सिरा निकालने के लिए खंजर आगे करते हैं तो अली जग कहता है, मैं तुम्हें अपने जख्म ठीक करने नहीं दूंगा, मुझे मार दो।
आर्थर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं इसे पकड़ लो। फिर आर्थर साहब अलीजक को कहते हैं मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देते कि अल्पास्ती कौन है। ये कहकर आर्थर साहब उसके जख्म का इलाज करने लगते हैं। फिर अलीजक का जख्म बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बामसी और एब्रो शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच चुके थे। बामसी साथ साथ उसे शिकार करने का तरीका भी बता रहा था। बामसी एक परिंदे का निशाना लगाता है तो वो नाकाम हो जाता है। फिर एब्रस कहता है मैं तो एक परिंदे को भी नहीं मार सकता। ये कहकर वो एक तरफ चलने लगता है। बामसी कहता है इतनी जल्दी मत करो बेटा, तुम जल्दी सीख जाओगे। एब्रस कहता है मैं वालिदा की वजह से परेशान हूँ बाबा, आप देख नहीं रहे वो अंदर ही अंदर पिस रही है। ना वो यहाँ रहना चाहती है और ना हम रहना चाहते हैं। अगर आप नकाया नहीं जाना चाहते तो हम कोनिया चलते हैं बाबा। ये सुनकर बामसी नीचे बैठ जाता है और कहता है बेटा कोनिया वो पहले वाला कोनिया नहीं रहा, ना वहाँ कानून है और ना वहाँ निजाम। हमारी किस्मत सोगत में है बेटा, ये जान लो। ये सुनकर एब्रस नाराजगी का इजहार करता है। दूसरी तरफ आर्थर साहब कहते हैं मैंने खत घंटी वाले को दिए थे, लेकिन ये वाजह है कि वो सबसे पहले किले गया था, इसलिए उस नकली तरगोस को पता चला कि हम अलीजक के लिए कहाँ जाल बिछाएंगे। फिर उसने वो खबर उन हमलावरों को दे दी जिन्होंने हम पर तीर बरसाए थे। अब्दुर्रहमान पूछता है सरदार वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आर्थर साहब कहते हैं हमारे हाथों से अलीजक को मरवाने के बाद वो हमें मार देते और हम सबसे छुटकारा हासिल कर लेते। मेरे ख्याल से वो घंटी वाले को बचाने के लिए यहाँ आए थे। हमारे ख्याल से भी ज्यादा वो घंटी वाला उनके लिए अहम निकला, लेकिन हम लाजमी पता लगाएंगे कि इनके पीछे क्या राज है। मलिक साहब पूछते हैं जिन्होंने हम पर हमला किया वो कौन थे सरदार। आर्थर साहब कहते हैं अल्पास्ती किले वालों के साथ मिल चुका है, इसलिए उसने सबसे पहले अलीजक को तीर मारा ताकि वो बोल ना सके। वो इसे मुर्दा समझकर वहां से भाग गए हैं। हर कोई यही जानता है कि अलीजक मर चुका है। सही वक्त पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अल्पास्ती को पकड़ लेंगे। इतने में दुमरू कहते हैं सरदार मैंने घंटी वाले को आपके कमरे में देखा था, वो कुछ पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि मैं सफाई के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर आर्थर साहब कहते हैं तो ठीक है, हम उसे वो देंगे जो वो चाहता है। इतने में अलीजक दोबारा होश में आ जाता है। आर्थर साहब खड़े हो जाते हैं। फिर आर्थर साहब अलीजक के करीब आकर कहते हैं लाजमी तुम्हें प्यास लगी होगी, ये पियो क्योंकि अभी तक तुमने हमें बहुत कुछ बताना है। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी स्टोरी कुछ यूँ है। आज हम अपनी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं आजकल लोग अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग करने के काफ़ी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि आप लोग अर्निंग बज़रिया यूट्यूब कर सकते हैं, बज़रिया फेसबुक कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन ऑन करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक और लेसन करने जा रहे हैं टाइपिंग मास्टर पे, जो कि हमारा मिशन है और मिशन है टाइपिंग इंक्रीज़ करने का। तो टाइपिंग कैसे इंक्रीज़ करेंगे आज हम आपको बताते हैं। तो भाई बात यूँ है कि टाइपिंग इंक्रीज़ करने के लिए जो हमें वक्त दरकार होता है वो कुछ यूँ होता है। मैं एक गर्ल की स्टोरी जो है वो टाइप करने जा रहा हूँ। तो ये एक यानी कि गर्ल्स है। तो शुरू करते हैं। आज की टाइपिंग यहाँ से करते हैं शुरू। तो ये है इट वाज द लास्ट नाइट ऑफ द ईयर, इट हैड snowed and it was very cold outside. Now it was nearly dark. Okay,
in the cold and dark walked a poor little girl. She had no hat. She had no shoes when she left home. She had shoes. They were very large. They had been her mother, but she had run across the street to avoid a fast horse. The shoes were so big they fell off as she ran. Another child had found one shoe. He ran off with it. She could not find the other, so the little girl walked on with her tiny naked feet. They were cute, red and numb from cold. The girl had many matches. She sold them for money. She kept most of them in an old apron. She held a bundle of them in her hand so people could see, but nobody had bought any from her the whole day. No one had given her a single cent. And now she was hungry. She had no money for food. She could not stay warm. Her body shook as she walked along. The flakes of snow covered her long fair hair. It fell in lovely curls around her necks, but she did not feel pretty. Right now she felt alone.
She passed many houses. Candles shone in all the windows, and the air smelled of ghost. It was New Year's Eve. People were celebrating. They were all happy, but she was not. She found a corner made by two houses. She sat down and tried to keep out of the wind. She drew her feet up close to her, but she could not keep them warm. Her whole body grew colder, but she could not go home. She had not sold any matches today. She had no money to bring to her family. Her father would be angry, and it was cold at home too. In her room, the wind whistled. The roof had large cracks. They were stopped with straw and rags, but the cold came in just same. Her little hands were almost numb with cold. She had thought a match might bring her some comfort. If she only dared take one out bundle, she could draw it against the wall. It would light. She could
warm her fingers by it. She took one out. She lit it. How it blazed, how it burned. It was a warm, bright flame. It looked like a candle. She held her hands over it. It felt wonderful. It seemed to the little girl as if she were sitting before a large fire. She stretched out her feet to warm them too, but small flame went out. Fire was gone. She had only the remains of the burnt out match in her hand. She rubbed another one against the wall. It burned as brightly as fast. The light fell on the wall. She could into the room beyond. On the wall, a white table, and there was a set. The roast goose was hot. It was stuffed with apples and dried plums. Her mouth watered with hunger. She reached out finger almost touched it, and the match and out. Nothing was left but the thick, cold, damp wall.
She lit another match. Now she was sitting under the most beautiful Christmas tree. Thousands of lights were burning on green wall. They looked as lovely as ones she had seen in the shop doors. The little held out her hand and just then the match went out, but the lights of the Christmas tree rose higher and higher. She saw them now as stars in the sky. One fell down and a oh, said the little girl. Had just when a star soul goes up to heaven. She wanted to more. She lit another match. The She was the only person who had loved the girl. Her face was kind and full of love. Grandmother cried the little girl, please take me with you. But her grandmother
started to fade as the match began out. The little girl don't go, and she rubbed all of her matches against wall. She wanted to keep her grandmother near her, and the matches gave such a bright light. It was brighter even than at noon. Her grandmother became solid again. She took the little girl on her arm. Both flew up into the light, and there was no cold, there was no hunger. They were both in heaven. The little girl was so happy. On the street, people stop at corner. There they saw the girl. She was sitting curled up very tightly. It was still very cold, but the girl's cheeks were rosy. She had a smile on her face. She had a bundle of matches in her hand. They were burnt out. She wanted to warm self. تو یہ تھی آج کی ٹائپنگ سٹوری جو کہ ابھی تک ہم کر رہے ہیں، اور مسئلہ یہ بنا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں لائٹ کتنے بجے آتی ہے، تو اس کے بعد ٹائپنگ سٹوری اگین شروع کریں گے. تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ ارننگ کرنے کے کافی طریقے ہیں.
اگر بندہ ہارڈ ورکنگ کرے تو ارننگ کر سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، کافی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بندے کا ماسٹر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اس کام میں ماسٹر ہوگا تو ہی جا کر کچھ بنے گا، ادروائز آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا ایکسپیرینس ہے، کافی ایکسپیرینس ہے، لیکن بات یوں ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ لوگ فرض کرو کہ کسی چیز کی شاپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نئی جگہ پہ شاپ بناتے ہیں اور شاپ پر آپ نے کچھ نہ کچھ، ظاہری بات ہے، سیل کرنا ہوتا ہے، آپ سیل کرتے ہیں. تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ورائٹیز ہیں، یہ کچھ ہم سیل کر رہے ہیں، تو لوگوں کا رجحان آپ لوگوں کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کی گاہکی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہی چینلز ہوتے ہیں، چینلز پہ لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں اور ان کا رجحان بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے رجحان بڑھتا جاتا ہے ایسے ایسے آپ لوگوں کی گاہکی بھی بڑھتی جاتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آج آپ نے کام شروع کیا ہے تو 10 دن بعد کام کچھ اور ہوگا، 1 مہینے بعد کام کچھ اور ہوگا. یوں ہی متواتر مسلسل آپ لوگ کام کرتے جائیں گے تو آپ کا کام دن بدن بڑھتا جائے گا اور کاروبار چمکتا جائے گا. یہی سسٹم ہے ہر ایک کام میں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کام شروع کیا اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے ڈبل منافع کما لیا. ایسا بائی چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بائی چانس یعنی کہ کوئی لکی ہوگا. تو اکثر اوقات جو ہے وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ سلولی گرو ہوتا ہے اور یوں آگے کی طرف چلتا رہتا ہے. تو دوسری بات ایک اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام ہے اس میں بس کام کرنا ہے اور پرافٹ کما لینا ہے. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. ابھی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک چینل بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ چینل بنائیں گے تو آپ کا گاہک ایک بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا آپ دکان بناتے ہیں تو آپ کے گاہک نہیں ہوتے. جب آپ بنا لیتے ہیں تب آپ کے گاہک اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پروڈکٹس اس طرح کی ملتی ہیں. اسی طرح ہی چینل پہ جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں، چینل بنا لیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک چینل ہے اور یہاں پہ اس طرح کی ویڈیو ملتی ہیں. تو پھر لوگوں کا جو ہے رجحان وہ اس قدر بڑھتا ہے. تو یہ کچھ صورتحال ایسی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح یہی پروسیس ہوتا ہے کام کرنے کا اوورآل. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ کام کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی انکم بڑھے گی، آپ کا کاروبار بڑھے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ ٹائم لیتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو بات کرتے ہیں اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، فرض کرو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور ظاہری بات ہے جو یوٹیوب چینل ہوتا ہے اس پہ بھی یہی چیزیں درکار ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بنا لیا ہے تو بس آپ جو ہے ابھی سے مطلب کہ ارننگ جو ہے بہت زیادہ کما لیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے.
پہلے چینل کو جو ہے وہ مونوٹائز کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چینل مونوٹائز ہوتا ہے، مونوٹائز ہونے کے بعد ٹھیک ہے پھر اس پہ آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ایڈ چلتے ہیں، جب ایڈ چلتے ہیں تو تبھی آپ کی ارننگ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے۔ سوچ سمجھ سے مراد یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ بھئی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے خواہ مخواہ ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اگر کر سکتے ہیں تو تبھی کرنا چاہیے، ادروائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کام میں دن بدن جو ہے نیو چیزیں آ رہی ہیں۔ پہلے چینل کچھ اور طرح کے ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے دن بدن جو ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں، لیکن ارننگ کرنا اچھی بات ہے، ارننگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ارننگ ملے گی تب بینیفٹ ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ مثلاً کہ ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو چینلز ہوتے ہیں ان پہ ارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مونوٹائز چینل پہ، لیکن یہ ایک پرماننٹ بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹائم دیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا نکھار آئے گا، ٹھیک ہے، اس بات میں نکھار آئے گا۔ لیکن بات پھر وہی کہ ٹائم دینے سے ہوتا ہے یہ سسٹم، ٹھیک ہے۔ ٹائم اگر آپ دیں گے تو پھر تو کام ٹھیک ہے، پھر تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی کام ٹھیک ہے۔ اگر ٹائم آپ نہیں دیتے تو پھر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر مسئلہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے ٹائم کے ساتھ ہی سارے کام ہوتے ہیں، ٹائم تو ضروری ہے نا۔ تو یہ کچھ میری سجیشن تھی، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔